हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे जीके जीएस और करंट अफेयर्स का वीकली प्रोग्राम और चंद मिनट में आपको पूरे सप्ताह के मेन न्यूज़ जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत नेसेसरी है उसको लेके मैं प्रेजेंट हूँ। द बेस्ट कलेक्शन दैट विल गिव यू द सिलेक्शन इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस MCQs। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर फाउंडर ऑफ मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर का जिसने साम्राज्य स्थापित किया उसका मकबरा जहाँ मरने के बाद उसे दफनाया गया। ए में है आगरा, बी में है काबुल, सी में है दिल्ली और डी में है अजमेर। इसका राइट आंसर काबुल। उसकी मृत्यु आगरा में हुई थी लेकिन वो दफनाया गया था काबुल में। सेकंड क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है ए में 1526, बी में है 1527, सी में है 1528, डी में है 1529। राइट आंसर है 1529। बाबर ने यहाँ पर कुल 4 युद्ध लड़े थे और सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़ी उसकी पहचान, उसने एक भी युद्ध नहीं हारा। 1526 में उसने, आपको डेट वाइज सही से बता देते हैं, 21 अप्रैल 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। और 1527 में 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने पहली बार भारत में जिहाद का नारा दिया था, यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था। और 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ था और 5 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। इस चारों युद्ध और 1530 में बाबर स्वयं मर जाता है आगरा में और दफनाया जाता है काबुल में। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? 1 2 3 4 ABCD मैंने ऐसे ही लिखा, तो राइट आंसर है इसका 3। आज तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, 1962, 1971 और 1975। इसका जिक्र इसलिए है कि अभी केंद्र सरकार ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का अधिसूचना जारी की है, नोटिफिकेशन उसने जारी किया है केंद्र सरकार ने। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई संविधान में, 352 से लेकर 360 तक। 352 में हमारे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। 356 में जब राज्यों में संवैधानिक विफलता हो, यानी इसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और 360 में वित्तीय आपातकाल। ऊपर के 2 352 और 356, पहला वाला तो 3 बार और 56 वाला तो बताते हैं 134 बार तक इसका प्रयोग हो चुका अभी तक राष्ट्रपति शासन का। लेकिन अभी वित्तीय आपातकाल भारत में कभी नहीं लगा, एक आपातकाल नहीं लगा है और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। और सबसे बड़ा जो आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को PM इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था और उसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला भारत सरकार ने किया। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध का, इमरजेंसी प्रोविजंस का वर्णन है। इसको आप रिमेंबर रखिएगा। तब संविधान में 3 दिवस संविधान से रिलेटेड, एक तो 26 नवंबर 1949 जब संविधान को लागू किया गया संविधान दिवस, एक आ गया 26 जनवरी 1950 जब संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया यानी हम गणतंत्र बने, और एक दिवस संविधान से रिलेटेड हो गया 25 जून यानी जब संविधान की पहली बार अपने मन से उसकी सरकार का कहना है कि जनता के खिलाफ संविधान का दुरुपयोग किया गया, घनघोर दुरुपयोग किया गया, जिसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम, जानते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? ए में है नैरोबी, बी में है ग्लैंड, सी में है जेनेवा, डी में है एम्स्टर्डम। इसका राइट आंसर है ए, नैरोबी, केनिया का एक शहर है। यहीं पर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम। ग्लैंड में IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बहुत बड़ी पर्यावरण संस्था है विश्व की। इसका मुख्यालय है जो
पशुओं से प्राणियों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करती है। और यहीं पर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF का भी मुख्यालय यहीं पर ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद जिनेवा में साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजेंडर्ड स्पीसीज, यानी वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए जो एक संस्था है साइट्स, उसका मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा में। और जिनेवा बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का है, स्विट्जरलैंड में है। और एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ग्रीन पीस जो एक पर्यावरणीय संस्था है, इसका भी मुख्यालय है एम्स्टर्डम। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो भारत की बहुत बड़ी पर्यावरण संस्था है का मुख्यालय कहाँ है? ए में है मुंबई, बी में है कोलकाता और सी में है नई दिल्ली, डी में है कोयम्बटूर। तो इसका राइट आंसर है मुंबई में है, BNHS। बहुत बड़ी संस्था है, इसकी स्थापना 1883 में हुई थी। कोलकाता में दो संस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसको ZSI और BSI कहते हैं। ZSI की स्थापना 1916, BSI की 1890 में। इन दोनों का मुख्यालय कोलकाता में है। ZSI मतलब प्राणियों से संबंधित सारी खोज भारत में करती है और वनस्पति से सारी खोज रिलेटेड BSI करती है। दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। नई दिल्ली में टेरी एक पर्यावरण संस्था है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट 1974 में बनाई गई थी। अब कोयम्बटूर जो लास्ट में डी में है, कोयम्बटूर में सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र है, 1990 में स्थापित किया हुआ। इसके अलावा आप कुछ और संस्था बता देते हैं पर्यावरणीय भारत की संस्था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आती है, जैसे भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, इसको कहते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, AWBI। क्या है ये? तो मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की है, जिसका मुख्यालय बल्लभगढ़ हरियाणा में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1962 में की गई है और यह भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को सलाह देने का एक वैधानिक निकाय है। इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। पहले इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में था, लेकिन बाद में ये सोचा गया कि इसका हेडक्वार्टर ऐसी जगह होना चाहिए जो दिल्ली के नज़दीक हो, ताकि दिल्ली से जल्दी से दिशा निर्देश मिल करके इसको पूरे देश में लागू किया जाए। तो इसलिए इसका हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में इसका हेडक्वार्टर आज स्थापित कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1962 में पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत हुई थी। 1990 में पशु क्रूरता निवारण विषय को पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था। बोर्ड में 28 सदस्य 3 वर्ष के लिए होते हैं। ये इसका था, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। सारे पशुओं के सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी पर है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। और दूसरा है भारतीय वन सर्वेक्षण जो 1981 में स्थापित है और भारतीय वन्य जीव संस्थान 1982 में जो स्थापित है। इन दोनों का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में है। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली में है, 1992 में स्थापित। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट नोएडा में है, 1998 में स्थापित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में है, 2003 में स्थापित है। ये भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है हम तो कहेंगे। ठीक है, और इस तरह से आज का MCQ यहीं पर फिनिश होता है। अब आते हैं आजकल के करंट अफेयर्स इस वीक का देखते हैं। सुजाता सौनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव हैं जो नियुक्त हुई हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने 2020 वर्ल्ड कप से संन्यास लेने की घोषणा की है। गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के नए कैप्टन नियुक्त किए, नए कोच नियुक्त किए गए जो ट्रेनिंग देंगे भारतीय टीम को, क्रिकेट टीम को। सनत जयसूर्या श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। जॉन सीना, प्रोफेशनल रेसलर जॉन सीना ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये जॉन सीना, 16 बार के वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट चैंपियन हैं जो एक रिकॉर्ड है अपने आप में। हॉलीवुड एक्टर और हिप हॉप सिंगर भी हैं ये। अविनाश साबले, भारतीय
रेसर ने पेरिस डायमंड लीग के 3000 मीटर स्टीपल रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इनको जानते रहिएगा। और इसके बाद हैं आपका जो इस समय ओलंपिक गेम होने जा रहा है, कुछ उसमें जान लीजिए। पीवी सिंधु और शरद कमल, पीवी सिंधु बैडमिंटन स्टार हैं, शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ये दोनों पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्वजवाहक घोषित हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद सेफ्टी मिशन, जिसका अर्थ होता है मिशन का प्रमुख, ये हमारे यहाँ निशानेबाज गगन नारंग को बनाया गया है मैरी कॉम के इस्तीफा देने के बाद। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे, 28 सदस्यीय। एथलीट पूर्णिमा बनर्जी 1920 के एंटवर्प ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहले भारतीय ध्वजवाहक थे, याद रखिएगा। और साइनी विल्सन 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में पहली भारतीय महिला ध्वजवाहक बनी थी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक 2024 जानते हैं, इसका 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई 11 अगस्त 2024 के बीच खेला जाएगा। तीसरी बार आयोजन मिला है फ्रांस को, पहला 1900 में और दूसरा 1924 में। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुल 32 खेल खेले जाएंगे और 4 नए खेल हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। ठीक है, अडानी ग्रुप ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का मुख्य स्पॉन्सर बनने की घोषणा की है। ठीक है, और उसके बाद है देश का गीत एट ओलंपिक्स थीम पर एक कैंपेन भी चलाया गया है। रोशनी नादर, इनको भी जानते रहे, किसी कंपनी की नेतृत्व करने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। और एचसीएल टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किया है सम्मानित, ये फ्रांस ने किया है। ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार नियुक्त किए। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की पुत्री हैं। अभी उनको जिन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया उम्र एम.एस. स्वामीनाथन जी को। आलिया नीलम पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ लिया है इन्होंने। राम बक्सानी प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति जिनका दुबई में क्या हो गया, निधन हो गया है। ठीक है, इनको जानते रहिएगा। ये 1959 में 5 रुपया लेकर दुबई पहुंचे थे और एक ऑफिस क्लर्क से कॉस्मॉस आईटीएल ग्रुप के अध्यक्ष बने। बहुत बड़ी बात है भाई इनकी। अभी कुछ रिसेंट में डेथ हुई है तो उनको भी देख लेते हैं, जिनको आप याद रखिएगा। जैसे अजीत नीलन का राजनीतिक कार्टूनिस्ट थे। जयंत महापात्रा भारतीय अंग्रेजी कवि थे, बहुत ही मशहूर। मोहम्मद हबीब भारत के महान फुटबॉलर थे। एन शंकरैया स्वतंत्रता सेनानी व कम्युनिस्ट नेता थे। एम.एस. गिल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। गीता मेहता प्रसिद्ध लेखिका थी और मालिनी राजूरकर हिंदुस्तानी गायिका थी। ये सब की हाल में ही अभी मृत्यु हुई है, तो इनको भी दिमाग में आप अपने रखिएगा भाई। पूनम गुप्ता 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष इनको बनाया है। ठीक है, और ओम बिरला 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे ओम बिरला जी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा ये। और इसमें भाग कर लेने वाले में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी भी भाग लेंगे। और भी लोग हैं, इतने मुख्य हैं जिनको जानना जरूरी है। कुछ और जान लीजिए। नाटो का 32वां सदस्य फिनलैंड, 31वां सदस्य, 32वां सदस्य स्वीडन और आईएसए का 100वां सदस्य पराग्वे बना है। यूएन के सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य बने हैं, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा। अभ्यास पिच ब्लैक, ये इसका
ये अभ्यास शुरू हो गया है। एक बहुराष्ट्रीय और द्विवार्षिक वायु अभ्यास है ऑस्ट्रेलिया का। ये बहुराष्ट्रीय है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का। 20 देशों में 43 साल में सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है। 20 देश इसमें भाग ले रहे हैं। और भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंच गया है वहां पर। यह पहली बार जून 1981 में आयोजित किया गया था। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 कहाँ हो रहा? ऑस्ट्रेलिया में वही आयोजन करवा रहा है। इसका लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 7 जुलाई यूनेस्को द्वारा विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। किस्वाहिली अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप में बोली जानी भाषाओं में से एक है। यह अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटका के मांड्या में कावेरी नदी पर स्थित यह बांध 1911-31 के बीच बनाया गया एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के नाम पर इसका नाम रखा गया। डिजाइन इसकी सर एम वैश्वेश्वरैया ने, जिसका हमारे यहाँ राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है जिनके बर्थडे को। और इसका उद्देश्य है सिंचाई, जल विद्युत शक्ति, सूखे का शमन। पंकज अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल की जगह ये हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड, उत्तर प्रदेश के घर घर सोलर पहल की इसने शुरुआत की है। सोलर को पूरा यही लगाएगा उत्तर प्रदेश में इस तरह से। और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इसने शुरुआत की है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, यह एक कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। इसकी स्थापना 2020 में हुई है। इसके 5वें सदस्य के रूप में बांग्लादेश ने अभी 2024 में क्या लिया है? अपनी सदस्यता ग्रहण की है। इसके 4 सदस्य पहले से थे, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, और 5वां सदस्य बना बांग्लादेश, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक, वर्चुअली बैठक अभी मॉरिशस में आयोजित की गई है। इसमें वर्तमान में 5 सदस्य हैं और एक प्रेक्षक देश, यानी वही कौन सा है? मॉरिशस। प्रेक्षक देश कौन सा है? सेशेल्स है। शंकर नारायण, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के शीर्ष अस्पताल आर्मी हॉस्पिटल R&R के कमांडेंट के रूप में पद संभाला। शंकर नारायण जानते रहिएगा। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान पार्क उत्तराखंड के में खोला गया है। उत्तराखंड के मुनस्यारी गांव में खुले इस उद्यान में फूलों की 35 प्रजातियां हैं। रोडोडेंड्रॉन उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, नेपाल का राष्ट्र वृक्ष है और नागालैंड का राज्य पुष्प है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नई दिल्ली में हुई बिम्स्टेक मंत्रियों की, विदेश मंत्रियों की बैठक, मेजबानी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा, दूरसंचार, व्यापार और आपसी सहयोग पर बात हुई। इसमें बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें कुल ये 7 देशों का समूह है। इसकी स्थापना 6 जून 1997, हेडक्वार्टर ढाका। इसके जो देश हैं जितने, इसमें पाकिस्तान नहीं है, याद रखिएगा। इन देशों की आबादी 180 करोड़, इनकी GDP 3 लाख करोड़ रुपये है, ठीक है। 3 लाख करोड़ रुपये, यस। और देखते हैं मिनामी टोरिशिमा, इसका दूसरा नाम है मार्कस द्वीप, जो उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक जापानी द्वीप है। हाल ही में इसमें 230 टन मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का पता लगाया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने वाला खनिज। तो जानते रहे मिनामी टोरिशिमा एक जापानी आइलैंड है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ। केंद्र सरकार ने IRS ऑफिसर मिस M अनसुईया को लिंग परिवर्तन करने की मंजूरी दे दी है और अब उनका नाम M सूर्या के नाम से जाने जाएंगे। पहले महिला थी, अब पुरुष हो गए हैं। यूपी के वन विभाग के अनुसार राज्य पक्षी सारस की आबादी बढ़कर 19,918 हो गई है। 2023 की तुलना में 396 सारस पक्षी की वृद्धि हुई है। 2014 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया है। भारत के यूपी में सबसे ज़्यादा सारस पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में ये है। और सारस पक्षी
दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है। और यूपी का मैंने बताया ही राजकीय पक्षी है सारस। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक दी है। IMA माने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन संस्था ने इनके खिलाफ मैंने एक याचिका दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इनसे कहा कि आपके प्रोडक्ट्स को कुछ वो है खराबी है, आप उसको टेस्ट करिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम 14 प्रोडक्ट्स को रोक रहे हैं। ठीक है। और अभी अभी मोदी जी ने 2 देशों का दौरा किया है। सबसे पहला दौरा उन्होंने इटली का किया था G7 में प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के बाद। और 2 देशों का ऑस्ट्रिया और कहाँ के रूस का। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और रूस का राजधानी मॉस्को है। और वहीं पर उन्हें रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल जो 2019 में घोषित किया गया था, 2024 में उनको दिया गया। ये पहले भारतीय हैं जो इस सम्मान को पाए हैं। भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा वर्तमान व्यापार कितना $65 अरब है। और मोदी यक्स पर माने x.com पर 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया के नंबर 1 नेता बन गए। इतनी पॉपुलैरिटी भाई, बधाई हो मेरी तरफ से भी मोदी जी को यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, x.com पर, हर जगह बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं। मेरी तरफ से ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को ए लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस। भारत सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल में 10% सीटें आरक्षित रखने का फैसला लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है भाई। केंद्र सरकार ने 25 जून को हर वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। यूएन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2060 तक भारत की आबादी कह रहे हैं 1 अरब 70 करोड़ पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। भारत की आबादी प्रेजेंट टाइम में 1.44 करोड़ है, यानी 1 अरब 44 करोड़ आबादी है। 2100 तक भारत दुनिया का पहला आबादी वाला देश बना रहेगा, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। 2080 तक वैश्विक जनसंख्या धीरे धीरे गिरावट होगी 2080 के बाद, ऐसा इसमें कहा गया है। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2024 की जो रिपोर्ट आई है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने 15 इंटरसेप्टर व्हीकल को हरी झंडी दिखाई। इन व्हीकल्स की मदद से सड़क हादसों को नियंत्रित करने में कमी आएगी। और एटना व स्ट्रॉम्बेली ये इटली में स्थित ज्वालामुखी हैं जिनमें अभी विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो पहले एटना यह सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है। माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। इसमें 1500 ईसा पूर्व से लगभग लगातार विस्फोट हो रहा है एटना में। ठीक है, और स्ट्रॉम्बेली के बारे में जान लीजिए। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी इटली के सिसिली के उत्तर में प्लियरी द्वीप पर स्थित है। भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इससे हमेशा विस्फोट होते रहते हैं और पूरे भूमध्य सागर में प्रकाश का मिलता रहता है। ठीक है, और उसके बाद है 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान बीएसएफ द्वारा अभी श्रीनगर में लॉन्च किया गया। दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लेली ये मोरक्को की है जो बनी है। और एरियन 6 रॉकेट यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी लॉन्च किया है। और हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों के बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया है। एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने झारखंड की अवरक खादानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। ठीक है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, और झारखंड में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। विराट रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बन रहा है ये। ठीक है, इस विराट रामायण मंदिर परिसर में कुल 22 मंदिर होंगे, जिसमें रामायण काल से जुड़े हुए सभी देवी देवताओं के मंदिर, देवी देवताओं की प्रतिमाएं होंगी।
स्क्वालस हिमा ये चर्चा में रहा। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से खोजी गई इस डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति है। ZSI के वैज्ञानिकों ने केरल में खोजा है। ठीक है। बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 को जीता है नागालैंड ने। बैक्टीरियोफेज यानी हाल में ये चर्चा में रहा, यह एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। और डेंगू जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, ये एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। प्रौद्योगिकी विकास खंड TDF ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये रक्षा मंत्रालय की एक स्कीम है, इसको जान लीजिए। DRDO ने TDF के तहत 7 नई निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को मंजूरी दी। मेक इन इंडिया पद्धति के तहत पहल के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित TDF रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जिसे DRDO द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। 50 यह MSMEs और स्टार्टअप्स का समर्थन करता है। 50 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90% तक का वित्त पोषण प्रदान करता है, जिसकी अधिकतम विकास अवधि 4 वर्ष है। तो ये आज इस 25 से 26 मिनट में 27 मिनट में मैंने आपको पूरे सप्ताह का ठोस करके नॉलेज भर दिया है। आई होप कि आप इसको पसंद करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने न्यूज़ दे दी है सबको। आप इसको पूरे वीक आप इसको रिपीट कर लीजिए। अगले वीक को लेकर के, अगले सप्ताह की खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, आप पढ़ेंगे देश बढ़ेगा और मेरी तरफ से जो सहयोग होगा। अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि मैं सारी न्यूज़ को लिख नहीं सकता हूँ और डिजिटल बोर्ड अभी है नहीं। अगर भविष्य में कभी होगा तो सारी चीज़ें आपको एकदम बाकायदा, लेकिन अभी मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, जैसे आप न्यूज़ सुनते हैं, देश का न्यूज़ सुनते हैं, अभी RK न्यूज़ को सुनिए और समझिए और आप आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। इसी के साथ हमारी शुभकामना है कि आपके लिए यह सेशन GSGK का बहुत ही लाभदायी होगा, फलदायी होगा और यूज़फुल होगा। तो अगर ये सेशन पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर इसको हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे प्रोग्राम में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बी हैप्पी।